जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जय और स्वागत है आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि मैंने पिछली बार एक वीडियो डाला फर्स्ट शिफ्ट में, तो कमेंट में कई लोगों ने ये भी कहा है कि सेकंड शिफ्ट का डालिए सर, सेकंड शिफ्ट का डालिए। उससे तो इतना लड़ भी गया सेकंड शिफ्ट में, पता नहीं सर कहाँ से पूछा, बहुत टफ सवाल है। तो दोस्तों आइए देखते हैं लूसेंट से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, अभी मार्केट में जंग छिड़ा हुआ है और अभी भारी पड़ रहे सेकंड शिफ्ट वाले, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद है ना, फर्स्ट शिफ्ट वाले सेकंड शिफ्ट पे भारी पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि दोनों के दोनों जो पेपर है, कुल मिला के बात ये है कि दोनों के दोनों इक्वल लेवल के हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लोग यदि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों देखो, ये मैंने खुद नहीं बनाया, मैं चाहता तो लिख भी लेता। तो ये मैंने जानबूझ करके रोशन आनंद सर के ऑफिशियल चैनल से मैं लेकर के आया हूँ। ये सेकंड शिफ्ट का रेशियो है। आप लगभग मैथ, हिंदी, बिहार और दोस्तों यहाँ करंट अफेयर्स, इसका जो अनुपात आप यदि मिलाएंगे तो लगभग 28 प्रश्न बनते हैं, जो कि बिल्कुल आपके लूसेंट सामान्य ज्ञान से किसी कीमत पर नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये किसी और किताब से ही आप कर सकते हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान में बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी 72 सवाल में से देखते हैं लूसेंट से कितने प्रश्न आए हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में बहुत लोग चैलेंज कर रहे हैं मेरे किताब से इतना है, मेरे किताब से इतना है, लेकिन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लूसेंट से कितना आया, कितने आया टोटल। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे मैं बताऊंगा बीच में, नहीं तो हमारा क्या फायदा है ना। तो चैनल पे पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये 1939 में किया गया था। देखो 1 मई 1939 को यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका पेज नंबर गलती से छूट गया है, बाकी सबका पेज नंबर मैंने लिख दिया है। 2021 का लूसेंट वाला वर्जन है दोस्तों, उससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ ये पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। और यहाँ पर देखो पेज नंबर 47 में ये दिया गया है। ठीक है, अगला देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनघनत्व सर्वाधिक था? किस राज्य में? तो दोस्तों देखो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का है ना, सबसे ज्यादा बिहार में 1106 है। ठीक है, 1106 से भी सवाल बनते हैं। पेज नंबर 129 ये जनगणना वाले सेक्शन में दिया गया है, जो भारतीय भूगोल है उस वाले सेक्शन में सबसे अंतिम में होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो दोस्तों यहाँ पे जापान की जो मुद्रा का नाम क्या है? तो देखो जहां पे आप सबसे आखिर में जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वहां पर आपको मिलता है देश, उसकी राजधानी और बगल में उसके मुद्रा का नाम। दोस्तों इधर देखो हिटलर का जन्म कब हुआ था? देखो दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री आप खोज लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पेज नंबर 72 में है और उसी के विश्व इतिहास में नाजीवाद का उदय करके टॉपिक है। और उसमें दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। इससे एक सवाल भी बनता है कि इसकी जो अपनी रचना है, क्या आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? इसके बाद दोस्तों देखेंगे दूसरा, तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। तो दोस्तों ये हो गया पेज नंबर 161, अर्थव्यवस्था से ये सवाल हो गया और यह भी आपके लूसेंट में डायरेक्टली है। मैं देखो दोस्तों इसको थोड़ा साफ करके डाल सकता था, लेकिन आप लोग कहते कि ये लूसेंट का नहीं है। लेकिन दोस्तों यकीन करिए सब लूसेंट का ही, मैंने कहीं और से नहीं डाला है, मैंने तुरंत अभी सर्च करके डाला है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो दोस्तों देखो राज्य विधानसभा की विधान परिषद में कम से कम 40 से कम नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। कमेंट में बताइए विधानसभा में मिनिमम कितने हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे निम्न में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? देखो दोस्तों यही सेम टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे झील का बात कर रहा है मणिपुर का लोकटक झील, उसमें मे भी शायद नेशनल राष्ट्रीय उद्यान का बात किया गया है शायद, है ना। देखो दोस्तों अगला देखो, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग से संकलित किया गया है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप मराठों का उत्कर्ष पढ़ेंगे ना, जहां शिवाजी के बारे में दिया गया है, भक्ति आंदोलन में तो है और लोगों का, नामदेव, इन सभी लोगों की चर्चा है, तुलसीदास, इन सब की चर्चा है, लेकिन दोस्तों रामानुजाचार्य की भी, लेकिन दोस्तों वहां पर ये नहीं मिलता है। पर सवाल ये है कि ये कहां से है? ये मत सोचे कि बड़ा खोद खोद के निकाला हो, नहीं, ये मराठों के उत्कर्ष में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पे उस समय के भक्ति आंदोलन से जुड़े जितने भी संत थे उन सबका जिक्र किया गया, 4 या 5 है। आप शिवाजी में देखिएगा, वहां पर दोस्तों देखो चौथा वाला तुकाराम के बारे में सिर्फ 2 ही लाइन लिखा गया और उसमें दोस्तों पहला भी लाइन यही है और दूसरा भी लाइन वही है, देख लो, अभंग से ही संबंधित है। तो दोस्तों देखो ये हो गया आपका। ठीक है, आप अच्छे से पढ़े रहते तो बेशक सवाल आता। मध्यकालीन भारत से आप में भी सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में भी है शायद एक। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो दोस्तों यह भी देखिए आपके जनगणना से दोस्तों 2 सवाल है।
एक जनघनत्व है जो राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम कहाँ रहा है। देखो दोस्तों, न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा है, जहां का कितना है 46 है। ये आपको वहीं पे मिल जाएगा 25। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। देखो दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं सब ज्ञान बिंदु का है, उन्होंने मेहनत किया है, तो ये सब क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्वेश्चन को संकलित करने का। ठीक है, तो मैंने उसी का स्क्रीनशॉट ले लिया। इतना मैं मेहनत कहाँ करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद को पढ़ना भी पड़ता है। अब देखो दोस्तों, कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई। देखो दोस्तों, पेज नंबर 217 निकाल लेना पॉलिटी में। वहां पे आप जब नीति निर्देशक तत्व वाले टॉपिक में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि कल्याणकारी राज्य की का उद्देश्य। देखो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों में किया गया कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। तो दोस्तों ये भी हार्ड सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यहाँ पेज नंबर 152 में जाइएगा आप यदि पर्यावरण में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कई जगह मिलेगा, एक जगह ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पेज नंबर 152 में आप देख लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि दोस्तों ये जो है ओजोन गैस परत का क्षय का प्रारंभ हो जाता है इसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 16, यह भी लूसेंट का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, और पेज नंबर 215 में है। आप सभी इस बात को जानते होंगे, जो लोग भी लूसेंट पढ़ते हैं उन सभी लोगों को ये बात का पता होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। देखो अगला, निम्न में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। अब देखो दोस्तों, आप जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, सोडियम, लेड, मरकरी, सिल्वर, अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ से नहीं आया। यहाँ से नहीं आया इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो इसका कोई चार्ट नहीं है सर, इसका चार्ट दे देता तो हम कह सकते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, ये जितने भी चारों नाम है ना, ये सक्रियता श्रेणी में आते हैं, और सक्रियता श्रेणी लूसेंट में दिया हुआ है, देखिए यहाँ। और दोस्तों ये सक्रियता श्रेणी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पेज नंबर 292 में निकाल लीजिए। यहाँ पे ये चारों के चारों ऑप्शन वाले नाम मिल जाएंगे, आप आराम से यहाँ पे छांट सकते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्लियरली एकदम। ठीक है, दूसरा सेंटियागो राजधानी है। देखो दोस्तों, ये राजधानी से 2 सवाल आप में बन गए। एक तो आपका जापानी मुद्रा यानी मुद्रा वाला से, और दोस्तों वही टॉपिक में आप देखेंगे चिली है तो उसकी राजधानी सेंटियागो है। कमेंट बॉक्स में बताइए चिली जो है किस महाद्वीप पर है। निम्न में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये बड़ा सवाल है, आपको लगा होगा कि बड़ा ही हार्ड सवाल है, ओ माय गॉड। तो दोस्तों देखो, ये वाला है, एल नीनो का प्रभाव कौन सा नहीं है इसमें। देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप लोग यदि कहीं क्लास किए होंगे तो आपको जरूर बताया गया होगा, लेकिन दोस्तों जब आप इसको पेज नंबर 117 में जाएंगे, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे ला नीना की चर्चा है, एल नीनो की चर्चा नहीं, जो बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति है, पेरू तट से संबंधित है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों चारों जो भी नाम दिया गया है, इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा ना ढंग से, ठीक है ना, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ये सारा सवाल बन जाएगा। आप देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देखो, जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देता है। देखो दोस्तों, वाष्पन में अनियमितता यहां पर उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो मछली से भी रिलेटेड दोस्तों यहां पर होगा, जल का तापमान कम कर देती है। तो दोस्तों यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, या जो भी ये पढ़े होंगे आराम से बना सकते थे। अगला देखो, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों आप देखिए पेज नंबर 376 में जाइएगा, विविध वाले सेक्शन में होगा, और वहां पर दोस्तों यूनेस्को का चर्चा किया गया है कि इसका मुख्य कार्य है शिक्षा का प्रसार करके विश्व भर में शांति स्थापित करना, यूनेस्को। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए 376 में मैंने नोट कर दिया है, यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे है ना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी लूसेंट में है आपका। अगला देखते हैं, काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो देखो दोस्तों पेज नंबर 11 है दोस्तों। प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो शिशुनाग वंश से दोस्तों, ये शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, नाग दशक को शिशुनाग ने मार के शिशुनाग वंश की स्थापना किया, और शिशुनाग का उत्तराधिकारी काल अशोक था, जिसने राजधानी को पुनः क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र में लेकर के आया था। उसने वैशाली किया था ना, ठीक है, पाटलिपुत्र से हटा के, हाँ बिल्कुल सही बात। अगला देखो, तांबे की वस्तु अपने चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाते। देखो दोस्तों ये जो सवाल है ना, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10 के पहले चैप्टर से पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है। और दोस्तों ये रेंसिडिटी से, कोरोजन क्या कहते हैं उसको, जो भी है, कोरोजन का मतलब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो दोस्तों वहां से ये उठाया गया है। यहाँ पर एक तो ऑप्शन तांबे का है, एक चांदी का आता है, चांदी का काला होना, तांबा का हरा होना। तो दोस्तों ये वाला सवाल मैं अपने स्टूडेंट को कई बार ये वाला सवाल पूछा हूं डिस्कशन के दौरान, कई बार, ठीक है। तो दोस्तों ये जान जाइए कि इसके बारे में दोस्तों ये लूसेंट में भी डाल दिया, वो देखिए कि कॉपर जो है कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है इसकी भूरे रंग, और इस पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है।
तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी मिल गया। देखो सारा सवाल, आपको तो ये सब नहीं मिला होगा पर मैंने ढूंढ के निकाल दिया, ठीक है ना। अगला देखो, लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। दोस्तों आप जानते हैं खास करके ये पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं, और लेटेराइट मिट्टी खास करके वैसे जगह पाई जाती हैं जहां पे खूब सारा बरसात होता है, बहुत ज्यादा बरसात होता है, और ऐसे जगह पे आप देखेंगे मसालों की खेती अच्छी खासी की जाती है। तो दोस्तों लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है दोस्तों ये चाय के लिए, काजू के लिए, ऐसे के लिए। अब चाय तो है नहीं ऑप्शन में, लेकिन काजू ऑप्शन में है, तो लेटेराइट मिट्टी देखो चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पेज नंबर 118 में जाइएगा जहां पे मिट्टी भारतीय मृदा जो है उसका चर्चा किया गया हो। अगला, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का के निर्माण में सहायता करे। देखो दोस्तों यहाँ पे ऊपर का रह गया है, ये प्लेटलेट्स है, रक्त बिंबाणु कहते हैं हिंदी में, और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 319 बायो वाले सेक्शन में। यहाँ पे लिखा गया है इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है। अगला देखो दोस्तों, जब संविधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप ढूंढ लीजिएगा, प्लेटलेट्स में जाइएगा, आप भी जानते होंगे कि ये मिला होगा। जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति की चर्चा की गई है पेज नंबर 220 में। इसमें आपको लिखा हुआ है साफ साफ कि इसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। देखो 1 2 3, बाकी आप समझदार है, पढ़ लिए होंगे, ठीक है, पढ़ने वाले होंगे, अच्छे सवाल है ये, लेकिन बनाने वाले बनाए होंगे। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है। तो देखो दोस्तों ये आपका डिमांड से सवाल है, ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई से। अब सवाल ये है कि क्या ये लूसेंट में है, जी बिल्कुल है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे लिखा, यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे वृद्धि और कमी होती है, क्यों होती है इसमें, क्योंकि उसके कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो यहां से भी सवाल आप चाहे तो बना सकते थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से वस्तु, ठीक तो है, संबंध प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित। अब देखो दोस्तों इसमें पेज नंबर 222 निकालिएगा। देखो हो सकता है कहीं कहीं मैं गलती भी हो जाऊं, तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूं, इंसान नहीं हूं, ऐसा थोड़ी है कि भगवान हूं मैं, तो भगवान से भी गलती होती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 222 में अनुच्छेद नंबर 78 देख सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी होगा। ये देखो दोस्तों 49 वाला का भी मिल गया। अगला देखो, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। तो दोस्तों देखो आप ये पढ़े होंगे, पेज नंबर 296 में जाइएगा। सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। अब सवाल यह है कि सर ऑप्शन में तो कहीं सोडियम कार्बोनेट नहीं है, लेकिन दोस्तों जरा यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कहीं भी धोन सोडा का जिक्र है क्या। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और सवाल ये कि इसमें है कि नहीं है। आप पूरा लूसेंट पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री में, आपको ये मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम मिल जाएगा, इसका नाम मिल जाएगा, सबका जिक्र किया हुआ है, बस मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसको अलग से ढूंढूं, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल है। इसको जैसे खाने वाला सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो समझ गए, इस तरीके का सवाल होता है। कॉस्टिक सोडा होता है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो कॉस्टिक सोडा हो गया। और ये वाला जो सोडा है दोस्तों धुआं सोडा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत आसान सवाल है ये। निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार हैं। देखो दोस्तों उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार पेज नंबर 229 में, और बिल्कुल डिट्टो जैसा जैसा ऑप्शन है ना, बिल्कुल वैसा ही दोस्तों डाला हुआ है। आप आराम से चाहते तो बना सकते थे। देखो ये 1 पन्ने का है, अब पीछे का भी फोटो डालना पड़ता, कहाँ में डालता, कहाँ डालता, इसीलिए मैं नहीं डाला। आप देख लीजिएगा पेज नंबर 229 में उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है बहुत अच्छे से। देखो 2 ऑप्शन तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, प्रारंभिक है अपीलीय है, प्रारंभिक है अपीलीय है, ठीक है ना। अब आगे देखो दोस्तों, परामर्श संबंधी अधिकार जो है ये समझने वाले बना लिए होंगे कि आप जानते हैं परामर्श कौन दे सकता है, बताइए कौन, सुप्रीम कोर्ट ना, ये नहीं दे सकता। तो चौथा जहां जहां काट दीजिए, आंसर अपने मिल जाएगा। अगला देखो दोस्तों, हो तो गया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो दोस्तों ये आपका कहां से निकाला गया है, तो दोस्तों ये आपका जो है नीति निर्देशक तत्व से। देखो आप में 2 सवाल है एक ही टॉपिक से, ऐसे ऐसे सवाल है, और आप कहते हैं कि पहला वाला जो है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, वो एकदम आसान है। एक एक टॉपिक से आप में 2-2 सवाल है, सोचिए। और आप कह रहे हैं एक तो राज्य और मुद्रा वाला से एक ही टॉपिक से, एक ही पन्ने से 2 सवाल है। यहाँ पे देखिए कल्याणकारी राज्य, और यहाँ पे दोनों सवाल। अब देखिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स, देखिए आपके जबरदस्ती करने से पेपर हार्ड और आसान नहीं हो जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, देखिए यहाँ है ना, इसमें आप मिला लीजिए। ये आपका नीति निर्देशक तत्व का लिस्ट है, पेज नंबर
यहाँ रह गया है, आप देख लीजिएगा नीति निर्देशक तत्व में। दूसरा देखो, निम्न में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे भौतिक रचना धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को निम्न भागों में बांटा जाता है। देखो दोस्तों, उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान। तो देखो दोस्तों, यहाँ विशाल मैदान जो है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करी गई है, लेकिन दोस्तों कहीं भी क्या पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की चर्चा की गई है कि बिल्कुल भी नहीं। प्रायद्वीपीय भारत में किया जाता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा। तो आप ये लूसेंट पेज नंबर 111 में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला देखो, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखो दोस्तों, B3 की कमी से होता है। सवाल है कि B3 का केमिकल नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। देखो B3 का निकोटिनामाइड या नियोसिन नाम की जो है, इसको दोस्तों हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, कौन सा तट है बताइए। आप जानते हैं कोंकण हो, मालाबार हो, या दोस्तों कन्नड़ तट हो, ये सब आप जानते हैं पूर्वी घाट तरफ का है, पश्चिमी घाट तरफ का है। और दोस्तों ये सब पश्चिमी तटीय मैदान का नाम है, लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान का नाम है कोरोमंडल। आप जानते हैं ठंड के दिनों में बरसात भी देखने को मिलता है आपको। और कोरोमंडल तट देखिए यहाँ पे है ना, ये लिखा हुआ ना, कृष्णा डेल्टा तक का तट है इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों आप आराम से इसको बना सकते हैं, पूर्वी तट के सहारे है, सब पश्चिमी है तो यहाँ पूर्वी है। आपको पश्चिमी का भी चर्चा किया गया, पूर्वी का भी किया गया है, जो है लड़का बनाने वाला बना लिया होगा, ये भी आपके बुक में है। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो निर्वाचन आयोग दोस्तों देखो यहाँ तो 324 से 29 निर्वाचन से संबंधित है, लेकिन दोस्तों ये मैंने गलत जगह से स्क्रीनशॉट डाल दिया है। अब इसको मैं चेंज कहाँ करने जाऊँ। बाकी आप देखिएगा जहाँ अनुच्छेद वाला टॉपिक आपको मिलेगा ना संविधान में, उसमें अनुच्छेद नंबर 324 में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने असल मैंने उसका भी फोटो डालना था, इसका नहीं डालना था, गलती से आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है दोस्तों वहां पे दिया हुआ, ये भी सवाल आपके बुक में है। अगला, भारत में स्थानीय शासन विषय है, किसका है स्थानीय शासन। देखो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राज्य सूची का बात किया गया है, यहाँ पे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन है ना ये। तो दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है, तो यह भी दिया हुआ। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों जब आप देखेंगे कांग्रेस और उसके अधिवेशन से रिलेटेड जब चीजों को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखिएगा जब गया में अधिवेशन हुआ था, जो कि पहला गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए तो जल्दी। तो दोस्तों तो ये जो हुआ था देश बंधु चित्तरंजन दास, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देश बंधु चित्तरंजन दास है, ठीक है। तो पेज नंबर 64 में ये मिल जाएगा, ये भी अपने से नहीं डालना। देखो ये लूसेंट का स्क्रीनशॉट है, आपको लग रहा होगा। अगला, सरकारी आयोग संबंधित है। तो देखो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, आयोग से तो सवाल हर बार पूछते हैं ये लोग लगभग। तो सरकारी आयोग का संबंध देखो दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। पेज नंबर 233 में देख लीजिएगा। तो केंद्र और राज्य के संबंध से ये कई बार पूछा हुआ, एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ, कई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। देखो दोस्तों अब होता है कि अभी संदमन का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा रोकने वाला है कि क्या, पर मैंने फिर भी डाल दिया इसका आंसर। देखो दोस्तों ये जो है अभिसिसिक अम्ल मैंने डाला है, मुझे लगा कि ये वृद्धि रोधक हार्मोन की बात कर रहे हैं ये लोग। इंग्लिश वाले में तो पता चल जाता, पर मेरे को हिंदी वाला ही मिला है तो मैं डाल रहा हूँ। देखो दोस्तों अभिसिसिक अम्ल है और इसका काम है यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो देखो दोस्तों यह भी आपके बुक में है। अगला, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखो दोस्तों दिवस वाला ऐसा टॉपिक है ना विविध का, जो हमेशा रिपीट होता है, उसका विषय भी दोस्तों लगभग रिपीट होता है। सूचकांक एकदम हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, यहाँ पे लिखा हुआ निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इनके नियुक्ति संबंधी सभी अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो दोस्तों आप इस पूरे लूसेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च सेनापति भी होता है ये। तो इसमें आपको पता है राज्यपाल ये कर ही देता है, मुख्य न्यायाधीश को ये करता ही है, और लोकसभा का अध्यक्ष को ये करता है कि लोकसभा के सदस्य करते हैं, बिल्कुल लोकसभा के सदस्य करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ कहीं भी आपको लोकसभा का सदस्य आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो पेज नंबर 219 में है, ये भी आराम से बन सकता था। अगला, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो पत्थर के टुकड़े को वेग किस बिंदु पर होगा ये बताइए। देखो दोस्तों अब यहाँ पे ये सवाल है, अब आप लोग कहेंगे कि ये आपके बुक में नहीं है, कई लोग कहेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि देखिए अब हर जगह आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आपको मिठाई लिए बना करके चम्मच से मुंह में आपको कोई खिला दे, बबुआ मुंह खोला मुंह में डाल देता रहा, हाँ ऐसा नहीं होता है। सुनिए
दोस्तों इसका मतलब आप समझिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों आपको मैं बताऊं कि ये वहां पर ये क्या बोलते हैं, ये दोस्तों आपके इसका जवाब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा, सुनिए इसका जवाब क्या है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। इसका मतलब ही यही हो गया कि जो वृत्तीय गति है हर बिंदु पर उसका डायरेक्शन बदलता रहता है। इस तरीके से एरो उसका स्पर्श रेखीय होता है, वही स्पर्श रेखा होता है, और बिल्कुल त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। तो देखो ये वाला है और उसके लंबवत केंद्र की तरफ त्वरण जाता है। तो दोस्तों ये वही कहना चाह रहा है जो आपके सवाल में है ना, कि उस पर स्पर्श रेखीय होता है, ये वही कहना चाह रहा है, ये कुछ अलग नहीं है। अब आप इसको चाहे कि हम इसको नहीं मानेंगे कि लूसेंट में मतलब नहीं है, आप ऐसा कहेंगे तो आपकी मर्जी, आप कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है कि जो, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलने का मतलब क्या है, वृत्त होने का मतलब ही क्या है, हर जगह इसके टेंजेंट को ही वेग कहते हैं, समझ गए, वही दिशा को वेग कहते हैं। तो दोस्तों यही यहाँ पे सवाल दिया जा रहा है। मैं इसको बिल्कुल काउंट करूंगा कि आपके बुक में है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आप यदि समझ के बनाते पढ़े रहते तो बिल्कुल बनता। तो हर क्या लूसेंट खाली रटने के लिए, समझने वाला चीज नहीं दिया गया क्या इसमें, बिल्कुल दिया गया है। अब बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आप चाहे तो को कट काट दीजिएगा, पर मैंने डाला है, निम्न में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है। तो भैया थॉमस मुनरो है। देखिए यहाँ पे कर्नल रीड भी है, लेकिन दोस्तों कर्नल रीड यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं है और थॉमस मुनरो की चर्चा है, इसलिए आपको ऑप्शन थॉमस मुनरो लगाना चाहिए था, और इस वजह से ये आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप में ये है, उसमें अस्थायी बंदोबस्त से चर्चा था, ठीक है। अब देखो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। देखो दोस्तों श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई है। देखो दोस्तों ये दोनों अलग अलग जगह मुझे मिला है, अर्थव्यवस्था में भी मिल जाएगा आपको, उसमें मुझे दिखा ऑपरेशन फ्लड जो श्वेत क्रांति का संबंध आपके कहीं ना कहीं आप पढ़े ही होंगे, ठीक है ना, क्रांति से संबंधित मुझे लगता है ज्योग्राफी में भी होगा। श्वेत क्रांति का किससे संबंधित दोस्तों, दूध उत्पादन से है, ठीक है। यदि नहीं भी है तो ये आपके अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में भी ये मिल जाता है कि श्वेत क्रांति जो है वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड वहां नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड के साथ में लिखा हुआ है। ये सारे लड़के जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑपरेशन फ्लड यह भी आपके बुक में दिया हुआ है। मनुष्य के श्रव्य आवृत्ति के परिमाप क्या है दोस्तों, आप जानते हैं 20 से 20,000 हर्ज, यानी कि 20 kHz। तो दोस्तों ये होता है आवृत्ति, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो दोस्तों ये रहा भारत का महान्यायवादी, पेज नंबर 226 में आप इसमें देख सकते हैं, ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन फिर भी उसमें वो जाके बैठ जाता है, ठीक है। अब अगला देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों कुछ स्थल दिए गए हैं, सिंधु सभ्यता के स्थल दिए गए हैं, और इसका दोस्तों मैच करना है कि किस जगह से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, देखो ये पूरा लिस्ट है पेज नंबर 5 में, आप आराम से देख सकते हैं, पेज नंबर 5 में देखिएगा, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया, हड़प्पा, रावी नदी, और किस जगह में है, देखिए इस तरफ में जगह का नाम लिखा हुआ है। अगला देखो दोस्तों, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए ये इवन कौन खोदाई किया है वो भी है, ठीक है। नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, कितना होता है, देखो 25 सेंटीमीटर होता है। आपको लग रहा होगा नहीं होगा बुक में, देखिए पेज नंबर 3 266 है, 260 है, सॉरी 260 है, उसमें देखिए निकट बिंदु कितना है, नियरेस्ट पॉइंट, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है। देखो अब देखो दोस्तों, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको दिहांग दर्रा का चर्चा इसमें नहीं है, दर्रे वाले टॉपिक में नहीं है, लेकिन जब आप नदी के बारे में पढ़े होंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, और इसी के द्वारा एक दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, और इसीलिए उस दर्रे का नाम दिहांग दर्रा भी है। तो अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं, तो दिहांग का संबंध अरुणाचल से है। इससे ही ये सवाल बन जाता है, इतना ही काफी था बनाने के लिए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना दिमाग नहीं लगाना था कि दिहांग दर्रे से प्रवेश करती है। बेशक यहाँ पे नहीं लिखा है डायरेक्टली, लेकिन हर कुछ आपको डायरेक्टली मुंह में बोला तो कि खाना ऐसे थोड़ी मुंह में डाल दिया जाएगा कि मुंह खोलो और आपके मुंह में चम्मच से डाल देंगे, खाना भी पड़ता है थोड़ा खुद से। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कहने के बाद अरुणाचल में दिहांग नाम जो है ना वो अरुणाचल में ही फेमस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल इसका ऑप्शन हो जाता है, यह भी है। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध क्या है। देखो दोस्तों आप जानते हैं कि बल का जो परिभाषा है वो जो पहला वाला नियम है उससे मिलता है। वही दोस्तों देखो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है
उसमें देखो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां पर एम जो है वो द्रव्यमान है और जो एक्सेलरेशन है वो त्वरण है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बल और त्वरण का संबंध है ना, यहाँ पे बल और त्वरण का संबंध दोस्तों यहीं से मिल रहा है। तो ये आपका द्वितीय गति के नियम से आपका हो रहा है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। दोस्तों देखो, अब यहाँ पर आपका जो है सार्वजनिक उद्यम का है, देख लो यहाँ पे देखो रेलवे परिवहन है ना, तो सार्वजनिक का दोस्तों पेज नंबर 195 अर्थव्यवस्था वाले में आपको मिल जाएगा ये। तो देखो दोस्तों, ये लगभग पूरे 100 सवाल दोस्तों मैंने आप लोगों को मैंने करा दिया। तो दोस्तों मैं ये आप लोगों को कहना चाह रहा था कि देखिए आप लोग इस बात के लिए मत लड़िए कौन कितना है। अब सवाल ये है कि सर कितना होगा, अब सभी लोगों को ये जानना होगा। तो आइए भैया हम बताते हैं आपको। देखो लगभग दोस्तों इसमें 47 सवाल है, ठीक है ना, 47 सवाल 72 में से कितना सवाल लड़ा है, 47 गो, और फर्स्ट शिफ्ट से कितना लड़ा है, 42 गो। आप चाहें तो एक आध गो कटौती कर सकते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला नहीं है, जबरदस्ती डाला हुआ है, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं डाला हुआ, सबका मैंने प्रूफ डाल दिया। आपकी मर्जी है तो घटा लीजिए, तो 45 गो होगा, तब वो इससे ज्यादा आप में लड़ रहा है। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि जो पहला वाला शिफ्ट है वो आसान है, सेकंड वाला हार्ड है? बिल्कुल भी आप गलत है अपने जगह, ठीक है। आप यदि ये कह रहे हैं कि हार्ड है और आसान है तो आप एकदम सरासर गलत है। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आपके कह देने से नहीं, कह देने से आसान और हार्ड नहीं हो जाता है, ठीक है। कोई भी अभी आप बताइएगा ना किसी को, तो आप ही के मुंह पे तमाचा मार के बताएगा कि देख ससुरा तुमरे में इतना सवाल लड़ा है, हमरे में तो इतने लड़ा है, ठीक है। आप में 2-3 गो एक्स्ट्रा डाला हूं ना, उसी तरीके से इसमें भी 2-3 गो एक्स्ट्रा डाला हूं, तभी 42 गो हुआ है। 2 गो इसमें भी काटूंगा तो 40 से होगा। आप में लगभग 7 गो सवाल है जो पूरा लूसेंट से है, और आप जानते हैं कि लूसेंट को पढ़ने वाले लड़कों की संख्या सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। और दूसरा एक जवाब उन टीचर्स के नाम जो अपने नोट्स कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जिन 71 सवाल कहा है, ऐसे लड़के जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि सर 71 सवाल हमने देखा है, साफ लड़ा है, तो फर्स्ट शिफ्ट में तो 71 गो तो ये हो गया जी, और लगभग 29 गो सवाल है मैथ, रीजनिंग, बिहार, करंट मिला करके, तो हो गया 100 के 100 सवाल उनका। तो उनको पढ़ लीजिए आप, तो एकदम बन गए, दरोगा बन जाइएगा। लेकिन दोस्तों मैं उन लोगों को ये बता दूं कि वो 71 डाले है ना, पहला और सेकंड शिफ्ट, ये दोनों मिला करके 71 सवाल का चर्चा किए हैं, आपको पहले मैं बता दूं। तो जो लड़का कह रहा है कि खाली पहले में 71 लड़ा है, वो तो बेवकूफ, सरासर बेवकूफ है, ठीक है। दूसरा, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो 47 सवाल है, और वो जो इससे ये तय नहीं होता कि कौन आसान है कौन हार्ड है, लेकिन दोस्तों ये जरूर तय हो जाता है कि लगभग ये बराबर है। अब कभी ये मत बताइएगा फर्स्ट वाले को तुम्हारा आसान है। देख लो, लूसेंट सब पढ़ते हैं, और लूसेंट से ही उसमें 42 लड़ा है, तुम में 47 लड़ा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन हार्ड है आपकी तुलना में। फर्स्ट ही वाले इस हिसाब से हार्ड होंगे यदि आप इसकी वजह से तुलना कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, सच्चाई तो यही है, आप सभी के सामने है। तो कहीं ना कहीं मेरे से पूछेंगे 19-20 का फर्क भी है, तो पहले शिफ्ट की तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन चलिए, ऐसे मैं दोस्तों ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये सब जंग हमेशा छिड़ता रहता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जवाब था जो लोग ये जिद पकड़ के बैठे हैं कि तुम यदि लेकर के आ जाते इतना, तब न मानते, सेकंड वाले में इतना ला देते तब ना। अरे भैया, आपको पता नहीं है, दोनों बराबर है। जो लड़का लाने वाला 80 है ना, वो सेकंड वाला थोड़ा हार्ड भी रहेगा ना, तो बहुत लाएगा, तो 77 लाएगा, बहुत नंबर कटेगा, 77 लाएगा, समझे क्या। आप ये मत सोचे कि सीधे 50 पे लुढ़क जाएगा, इतना हार्ड है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, देख लीजिए आपके सामने है। तो दोस्तों ये था, पूरे 47 सवाल लड़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस बात से सहमत हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो मेरा क्या लीजिएगा, पर सच्चाई तो दोस्तों सच्चाई है। आप सभी सच्चाई देख लिए हैं। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, सॉरी मतलब कभी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों का भ्रम टूटे जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जंग छेड़ते हैं, लड़ाई लगवाते हैं, तो उन लोगों के बीच में ये किया जाए। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।